मेरा नाम आरुषि है। आज मेरे घर में शादी थी। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। बेशक मैं इस घर की बहू थी, लेकिन बहू भी इंसान होती है। मगर कुछ ससुराल वाले इस बात को नहीं समझते। उनकी अपनी बेटी तो उनके लिए बहुत प्यारी होती है, लेकिन बहू को वे भेड़ बकरी समझ लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अफसोस की बात यह थी कि मुझे अपने पति से शिकायत थी। पति होते हुए भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। मेरे देवर की शादी थी और घर के सारे काम मुझे ही करने थे, क्योंकि मैं बड़ी बहू थी। लेकिन मेरी ननद थी, मेरी सास थी, और भी कई रिश्तेदार आए हुए थे। इन सभी का भी फर्ज बनता था कि वे मेरी मदद कर देते, लेकिन किसी को भी मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा था। सभी मुझे जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे थे। हम जिस इलाके में रहते थे, वहाँ इतनी ज्यादा ठंड थी कि इसकी कोई हद नहीं थी, और मैं ठंडे पानी से काम कर रही थी, जिससे मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। रात के 2 बज चुके थे और मेरा दिल चाह रहा था कि अब मैं आराम कर लूं, लेकिन मेरा काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देवर की शादी थी, जिसकी वजह से तैयारियां जोरों पर थीं। दूर दराज से सभी मेहमान आ चुके थे और कुछ ही दिनों बाद हम उसकी बारात लेकर जाने वाले थे। इस वजह से घर में बहुत से मेहमान आ रहे थे और हर काम मुझे ही करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू थी। सभी लोग मुझे बहुत इज्जत देते थे, लेकिन काम की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी। पर मुझे इस बात का दुख था कि न तो मेरे पति इस बात को समझते थे, न मेरी ननद और न ही मेरी सास। एक औरत को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे सम्मान भी मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग मुझे हमेशा नीचा दिखाते थे, मेरे काम को गलत बताते थे और मुझे अपमानित करना उनका रोज का काम था। रात के 2 बज गए थे जब जाकर मैं अपने किचन के काम से फुर्सत पाई थी। मैंने चैन की सांस ली थी, अपनी कमर को सीधा करके अपनी थकान दूर करने की कोशिश की थी। थकान से मेरा शरीर टूट रहा था। मुझे पता था कि अभी किचन के काम से फुर्सत मिली है, लेकिन अब मुझे अपने पति को भी खुश करना होगा। यह सोचकर मेरी हालत और खराब हो गई थी। अपना काम पूरा करने के बाद मैं सीधा अपने कमरे की ओर आई थी। कमरे में कदम रखते ही लाइट चली गई। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। दिल कर रहा था कि कुछ तोड़ दूं। मैं आराम करना चाहती थी, लेकिन लाइट का जाना मेरा गुस्सा बढ़ा रहा था। इस वक्त लाइट का जाना किसी को भी गुस्सा दिला सकता है। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। सोचा, ठंड का मौसम ही तो है, लाइट नहीं है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बेवजह बिजली का बिल बढ़ेगा, क्योंकि ठंड का मौसम था, पंखे या एसी की जरूरत नहीं थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर तक पहुंची और दुपट्टा एक तरफ रख दिया। मुझे पता था कि सुबह उठते ही मुझे मेहमानों के लिए नाश्ता बनाना है, घर की सफाई करनी है, सभी के कपड़े तैयार करने हैं। सुबह भी मेरे लिए काम की लाइन लगी हुई थी, इसीलिए मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई थी। थकान से मेरा शरीर इतना टूट रहा था कि मेरी आंखें बंद हो रही थीं। मैंने रज़ाई ओढ़ ली थी और लेटते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति बगल में सो रहे हैं। मैं तुरंत उनके करीब हो गई, उनके हाथ खोलकर उनकी आगोश में समा गई। लगातार बर्तन धोने की वजह से मुझे ठंड लग रही थी और मैं अपने पति से गर्माहट चाह रही थी। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची, उन्होंने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे चूमकर एहसास दिलाया कि वह मेरा ही इंतजार कर रहे थे। पति की मोहब्बत पर मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। इसका एहसास ही सुखद था कि वे मेरा इंतजार कर रहे थे। सच में, औरत बहुत मासूम होती है। उसे अगर थोड़ी सी भी तवज्जो मिल जाए तो वह खुश हो जाती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। उनके करीब जाते ही उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं अब उनके साथ लगी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। कुछ था जो बहुत अलग लग रहा था। मेरे पति की बाहों में हमेशा मुझे सुकून मिलता था, लेकिन आज कुछ अजीब था। मेरे पति शारीरिक रूप से काफी मजबूत थे, लेकिन आज वे मुझे कमजोर लग रहे थे। मैं उनके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, सुनिए, क्या हो गया है? आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? फिर मैं बात को मजाक में डालते हुए कहा, लगता है शादी के हंगामा में कुछ ज्यादा ही थक जाते हैं। खाने पीने का ध्यान रखा करें, यूं ही कमजोर होते रहे तो हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे। ये कहते हुए मैंने उनके सीने पर अपने होंठ रखे थे, जबकि वे मेरे सिर को सहलाते हुए बिल्कुल चुप थे। मेरा हाथ उनके शरीर पर घूम रहा था, जबकि वे बिल्कुल खामोश थे।
मुझे पता था कि वे सो नहीं रहे हैं, फिर भी वे कुछ नहीं बोल रहे थे। ये सोचते हुए मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगा। इस बार मैंने उनके गाल पर हाथ रखा तो मुझे हैरानी का झटका लगा कि उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, जबकि मेरे पति तो हमेशा दाढ़ी रखते थे। मैं तुरंत उठने लगी तो उन्होंने फिर से मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अब मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, आपने दाढ़ी कब सेव करवाई? ये आप नहीं हो। मेरी बात सुनो। मैं अब इतना तो समझ चुकी थी कि जो मैं सोच रही हूं वह सच है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मेरे पति ने मुझे और करीब खींच लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यकीनन कुछ तो गड़बड़ थी। जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी, वे हमेशा मेरी बात सुनते थे और फिर मेरे करीब आते थे। लेकिन आज वे मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आज से पहले उनके करीब आकर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। कुछ तो अलग था जो मैं महसूस कर रही थी। और अचानक ही मेरे पति ने मेरे कान में धीरे से कुछ कहा, जिससे मेरी जान हलक में आ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैंने हमेशा उन्हें इज्जत दी थी, उनकी हर गलती को बर्दाश्त किया था। लेकिन आज सब खत्म हो गया था, क्योंकि जो शख्स मेरे करीब आया था वह मेरे पति नहीं थे। उनकी आवाज़ से ही मुझे समझ में आ गया कि यह शख्स कौन है। और जैसे ही मैंने उनके चेहरे को छूकर देखा, मेरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि वह मेरे पति नहीं थे, बल्कि वे तो मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी। वे लोग मेरी शादी से बेहद खुश थे। जिस समय मेरी विदाई हो रही थी, मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, मुझे भरोसा है कि मेरी बेटी कभी अपना घर नहीं बर्बाद करेगी। और मैंने भी दिल में ठान लिया था कि अपने पिता का यह विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इस शादी से बेहद खुश थी, क्योंकि मेरे पति दिखने में बहुत आकर्षक थे। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह बना रखा था कि कोई भी लड़की उन्हें देखती तो दिल हार बैठती। मेरा भी यही हाल था। जब मेरी माँ ने मुझे मेरे पति की तस्वीर दिखाई तो मैंने तुरंत ही उनके लिए हामी भर दी थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सबने ही मेरे ससुराल में मेरा स्वागत बड़े अच्छे अंदाज में किया था। कहीं न कहीं मेरे दिल में यह डर था कि यह लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करेंगे, मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे। इन लोगों का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हमारे लिए बिल्कुल अनजान थे। हम लोग उनसे बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। मेरे पापा ने यह रिश्ता अपने किसी दोस्त के जरिए करवाया था, इसीलिए हम उनके परिवार को नहीं जानते थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जिस अंदाज में मेरा स्वागत किया गया था, मेरे सारे शक और डर दूर हो गए थे। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी सास ने अचानक एक रस्म की बात की। यह रस्म मुझे बहुत अजीब लगी। हमारे परिवार में मर्द और महिलाओं के बीच एक दूरी बनाए रखी जाती थी, सिवाय भाई बहन या पति पत्नी के। कोई भी इतने करीब नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब रस्म थी। नंदोई भाभी के कंधे पर हाथ रखेगा और भाभी उसे पैसे देगी। मैं हैरान रह गई थी। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क उठा था। मैं सोच रही थी कि ये लोग क्या चाहते हैं, एक गैर मर्द को मेरे करीब करना चाहते हैं। मैंने अपनी सास की तरफ देखकर उन्हें तरीके से मना करना चाहा था, क्योंकि यह रस्म मेरे लिए काफ़ी अजीब थी। एक गैर मर्द का अपने कंधे पर हाथ रखवाना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे पता था कि मेरा इनकार करना यहाँ सबको नागवार गुजरेगा, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैंने हिम्मत की और अपनी सास से बात करने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे पति ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा, जिसका साफ मतलब था कि चुप रहो। शायद वह मेरी स्थिति समझ गए थे। मैंने गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा तो उन्होंने इशारे से मुझे शांत रहने का इशारा किया। शायद उनके परिवार में उनके नंदोई की बहुत इज्जत थी, इसीलिए वे मुझे चुप रहने के लिए कह रहे थे। मैं खामोश रही और अचानक ही मेरे नंदोई को बाहर से बुलाया गया। मैंने नज़र उठाकर उस शख्स को देखा तो मुझे अजीब सी नफरत हुई। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे। हालांकि वह कोई छोटे उम्र के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था। वह मेरे बिल्कुल करीब बैठ गए। मेरी सांस तक रुक गई थी। सब लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, जबकि यह सब मेरे लिए बहुत ही बुरा था। अचानक ही उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे दोनों कंधों पर रख दिए और पैसों की मांग करने लगे।
जबकि मेरे पति पैसे देने के बजाय उनके साथ बहस करने लगे कि नहीं भाई, हम इतने नहीं देंगे, इतने देंगे। यह सब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, जबकि वहां मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह गलत है। वह मेरे लिए मेरे करीबी रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन आजकल तो ऐसी ही रस्में बनाई जाती हैं। जायज़ और नाजायज़ रिश्ते का ख्याल नहीं करते हुए आजकल तो देवर को भी गोद में बिठा देते हैं। मुझे पता था कि यह रस्म भी अभी होनी है, इसके लिए भी मैं तैयार थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद उन्होंने मेरे नंदोई को मांगे हुए पैसे दे दिए थे, जबकि मैं हैरान थी कि जब उन्हें यह पैसे देने ही थे तो इतनी बहस का क्या फ़ायदा था। और जब उन्होंने अपने हाथ उठाए तो मुझे साफ लगा कि उनके हाथ मेरे कंधों पर रगड़ते हुए हटे थे। यह काम मुझे जानबूझकर किया गया लग रहा था, लेकिन मैं चुप रही। कुछ रस्मों के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में भेज दिया गया था। थोड़ी देर बाद ही मेरे पति भी कमरे में आ गए। मैं उनसे इस बात का जिक्र करना चाहती थी, लेकिन मुझे यह वक्त सही नहीं लगा, क्योंकि यह मेरी शादी की रात थी। उन्होंने आते ही मेरी खूब तारीफ की। उन्होंने यह बात भी सराही कि आपने वहां कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप कुछ कहना चाहती थीं। मैं उन्हें अपनी बात समझाती, इससे पहले ही उन्होंने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी और धीरे धीरे मेरे वजूद में खोते चले गए। उन्होंने एक एक पल मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं उनके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ। वह रात मेरे लिए काफ़ी हसीन साबित हुई थी। अगली सुबह मेरे लिए बहुत रोशन थी। दोनों पति पत्नी तैयार होकर एक साथ ही कमरे से बाहर आए। सामने ही उनके नंदोई, ननद और बाकी लोग बैठे हुए थे। मैंने सबको गुड नमस्ते किया। मेरी सास तुरंत बोली, चलो भाई, अपने नंदोई के आगे सिर झुकाओ, वह तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे। जबकि मैंने एक पल के लिए अपनी सास की तरफ देखा था कि यह क्या बोल रही हैं। वह मेरे पति से छोटे रुतबे में थे, तो फिर किस बात के लिए वह सिर पर हाथ रखने लगे। लेकिन जब सास की तरफ से आदेश आया तो मैं मना नहीं कर सकी। मैं तुरंत ही उनके आगे सिर झुका चुकी थी और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा था, और हटाते समय उन्होंने एकदम से हाथ नहीं हटाया था, बल्कि वे सिर से हाथ ले जाते हुए मेरे कंधे तक लाए और कंधे को पकड़कर दबाते हुए बोले, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। जबकि उनकी इस हरकत ने मेरा खून खौला दिया था, पर मैं चुप रही, क्योंकि पहले ही दिन मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। जबकि उनकी इस हरकत पर सबको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन सब ने हंसकर ठहाके लगाए थे। मैं हैरान थी कि ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। सच्चाई उनके सामने है, फिर भी आंखें मूंदे बैठे हैं। मैं बिल्कुल चुप रही और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। नाश्ता करने के बाद मुंह दिखाई की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई थीं, जबकि अब मुझे पार्लर जाना था और घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो मुझे छोड़ने जाता। मेरे पति और उनका भाई खाने पीने और अन्य इंतजाम देखने गए हुए थे, जबकि घर में सिर्फ मेरे नंदोई टीवी देख रहे थे। मेरी सास ने बाहर आकर मेरे नंदोई से कहा कि आप नई दुल्हन को पार्लर छोड़ आइए, जबकि मैंने साफ देखा कि उनका चेहरा खिल गया था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था उनके साथ जाने का, पर मजबूरन मुझे उनके साथ जाना पड़ा। वैसे तो घर में कार मौजूद थी जिसमें हम दोनों सफ़र कर सकते थे, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उन्होंने कार को मना करके बाइक का चुनाव किया। मैंने तुरंत मना कर दिया था कि मैं बाइक पर अपना सामान संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन उन्होंने तुरंत बात बनाते हुए कहा, भाभी, बाइक पर हम आसानी से पहुंच जाएंगे, वरना कार में तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। जबकि मेरी सास भी उन्हीं का पक्ष लेते हुए बोली, चलो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा अचानक ही सख्त हो गया था। मैं इतना तो जानती थी कि ये लोग अपनी बहन के पति की बहुत इज्जत करते हैं, पर क्या ये लोग अंधे थे? क्या इन्हें नज़र नहीं आ रहा था कि इनकी बहन का पति मेरे साथ कैसी अजीब हरकतें कर रहा है? लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और मुझे उनके साथ बाइक पर बिठा दिया गया। मैं उनके शरीर से दूर हटकर बैठी थी। मैं उन्हें बिल्कुल भी छूना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद को मजबूती से थामे बैठी रही। लेकिन शायद वो कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। अचानक ही उन्होंने इतनी जोर से ब्रेक मारी कि मैं अचानक ही उनके शरीर से चिपक गई। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत ही अस्वीकार्य था। हम कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्होंने पार्लर जाने के बजाय बाइक को एक कैफ़े की तरफ मोड़ लिया। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने बात बनाते हुए कहा, थोड़ी देर वहाँ बैठकर आप चाय वाय पी लेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी, इसलिए मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ। फिर आपको सारा दिन पार्लर में ही बैठना होगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी।
मैं भला उनके साथ कैफ़े क्यों जाती? मैंने तुरंत ही कहा। नहीं, मुझे आप पार्लर ही छोड़ दें। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बिना अपने पति की इजाज़त के मैं किसी के साथ भी कैफ़े नहीं जाना चाहती। मेरा लहजा एकदम ही सख्त हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद के लिए क्या मुसीबत खड़ी कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि शायद वह मुझे ज़ोर देंगे, पर उनकी खामोशी आने वाले तूफ़ान का संकेत थी, जिससे मैं अनजान थी। उन्होंने चुपचाप बाइक पार्लर की ओर मोड़ दी, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला था। मुंह दिखाई का फंक्शन तो ठीक से निपट गया था, लेकिन अगली सुबह जो हंगामा हमारे घर में हुआ, उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। मेरे ननद और नंदोई अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे थे। मेरी सास ने अचानक हमारा दरवाज़ा जोर-जोर से खटखटाया था। मैं और मेरे पति जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हम दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर आए और जो बाहर तमाशा हो रहा था, उसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। मेरे नंदोई गुस्से से चिल्ला रहे थे कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जब नई दुल्हन ये हरकत कर सकती है, तो कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। भला क्या हो जाता अगर वो मेरे साथ कैफ़े चली जाती? मेरा कितना मन था चाय पीने का, लेकिन भई, आपकी तो बहू के नखरे ही नहीं मिलते। आज इस घर में हमारी इज्जत नहीं है, तो कल क्या होगी? मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और जाकर रह लूंगा, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा। उनकी इन हरकतों से मैं पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी ओर देखा और इतनी जोर से दहाड़े कि मेरा दिल थम कर रह गया। कहने लगा, फौरन जाकर जीजू से माफ़ी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कल से उनकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही थी और आज माफ़ी का मतलब था कि उन्हें मेरे साथ फिर से ऐसा करने का मौका देना। इसलिए मैंने हिम्मत की और अपने पति से कहा, आप खुद बताइए, आखिर मैंने क्या गलत किया है? अगर मेरा मन कैफ़े जाने का नहीं था, तो मैं क्यों जाती? इसमें मैंने क्या गलत किया? न मैंने उनके साथ बदतमीजी की है, न ही मैंने कुछ कहा। मैंने तो आपकी इज्जत का ही ख्याल रखा था कि बिना आपकी इजाज़त के मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरे पति ने अचानक मेरा बाजू अपने मजबूत जैसे हाथों में पकड़ लिया और मुझे अनायास ही मेरे नंदोई के कदमों में धकेल दिया। मेरी जान सूख गई थी। मैंने मुड़कर अपने पति की ओर देखा तो वे बोले, तुमने अभी के अभी जीजू से माफ़ी नहीं मांगी, तो मैं तुम्हें इसी पल घर से धक्के देखकर निकाल दूंगा। उस वक्त मेरा दिल बंद होने के करीब था। मुंह दिखाई कि अगली सुबह मुझे तलाक की धमकी मिल रही थी। मेरी जान सूखने के कगार पर आ गई थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं कहीं की नहीं रहती। मैं तुरंत ही अपने नंदोई की तरफ बढ़ी और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दें, ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे रोता देख वे अचानक मुझे बाजू से थामते हुए बोले, अरे भाभी, मेरा यह मतलब नहीं था कि आप रोएं। अरे, आप यहाँ बैठे ना, जाओ रीना भाभी के लिए पानी लेकर आओ, वे अपनी पत्नी को देखते हुए बोले, जबकि मेरी नंद मुंह चिढ़ाते हुए वहां से चली गई। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मुझे अपने पति से ऐसी हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे मुझे अपने जीजा के कदमों में फेंक देंगे। इस घटना के बाद मैंने खुद को बहुत ही सतर्क कर लिया था। मेरे नंद और नंदोई हमारे साथ ही ऊपरी हिस्से में रहते थे, लेकिन वे नीचे ही रहते थे। न तो वे कोई काम करते थे और न ही उनका किसी चीज़ में दिल लगता था। बस वे मुझे ही हर वक्त परेशान करते रहते थे। मेरी एक ही नंद थी, जिसके पति को मेरे ससुराल वालों ने घर का दामाद बना रखा था। बल्कि वे घर का दामाद नहीं थे, बल्कि इस घर के एक ऐसे सदस्य थे जिनके बिना इस घर में कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे यहाँ का सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आता था। मेरी सास और मेरे पति तो उन्हें इस तरह पूछते थे जैसे वे उनके इस घर के दामाद नहीं, बल्कि रिश्ते में उनके चाचा या पिता लगते हों। मुझे उनकी हरकतें बहुत गुस्सा दिलाती थीं, लेकिन सिर्फ अपने घर को बचाने के खातिर मैं कुछ नहीं कहती थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद मेरी सास ने मेरे देवर की शादी का शोर मचा दिया था। सबसे ज्यादा खुशी मैंने अपने नंदोई के चेहरे पर देखी थी और इस खुशी के राज से मैं भली भांति वाकिफ थी। मैं यह समझ गई थी कि मेरे नंदोई अच्छे नज़रिए के मालिक नहीं हैं। मैंने कई बार इसका जिक्र उनकी पत्नी से करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई औरत अपने पति पर अंधा विश्वास करने लगती है तो फिर उसके साथ ऐसे ही बेवफाई होती है। घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। सभी गहमागहमी में व्यस्त थे और इस दौरान नंदोई के तो मिजाज ही आसमान पर थे। जो भी नई लड़की आती, उसके साथ बैठकर गपशप मारना शुरू कर देते।
खासकर वह नई आने वाली दुल्हन की बहन के साथ बहुत ज्यादा ही फ्री हो रहे थे। मेरी तो जान छूट गई थी। मैं तो भगवान से का धन्यवाद कर रही थी कि चलो कुछ दिनों का सुकून आएगा और वे नई दुल्हन के साथ व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे पहले ही मेरी जिंदगी में क्या प्रकोप आने वाला है। उस रात मैं किचन का काम करके 2 बजे फुर्सत हुई थी। घर में कोई दूसरी बहू नहीं थी, इसीलिए सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर थीं। मेरी नंद यहाँ रहती तो थी, लेकिन काम में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी। वह बस अपनी माँ के साथ चिपकी रहती थी। जैसे ही मैंने अपने पति के चेहरे पर हाथ लगाकर उन्हें महसूस करना चाहा, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मेरे पति नहीं, बल्कि मेरे नंदोई थे। वह आदमी सबसे नज़र बचाकर पहले ही मेरे कमरे में आकर लेट गया था। अंधेरा होने के कारण मैं यही समझी कि मेरे पति हैं, लेकिन वह इंसान इस हद तक गुजर गया था कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। मैं उसकी पहुंच से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे होंठों पर अपनी हथेली जमा दी थी, जिसके कारण मेरी चीख गले में ही कैद हो गई थी। उसने चंद ही पल में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और वहां से भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति कमरे में आए और मुझे इस तरह देखा, तो फौरन मेरे पास बैठ गए। मैं घुटनों में मुंह दिए रोती जा रही थी। वह मेरी तरफ देखते हुए बेवजह बोले, आरुषे, ये सब क्या है और तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? जबकि मैं अपने पति की आवाज़ सुनकर बेवजह उनके सीने से लग गई। मुझे रोता देख वह इतना तो जान गए थे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने रोते रोते उन पर सारी हकीकत बता दी कि मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले उनके जीजा जी ने क्या किया है, जबकि मेरे पति मुझे हैरानी से देख रहे थे। वह नकारते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह ऐसा क्यों करेंगे? वह रीना से बहुत प्यार करते हैं। वह उसे धोखा नहीं दे सकते। उनके लहजे में संदेह था, जबकि मैं हैरान थी कि मेरे पति को मुझ पर विश्वास नहीं था। जबकि मैं ऐसी हालत में थी कि कोई भी मुझे देखता तो विश्वास कर लेता। मैं तुरंत गुस्से से बोली, तो फिर ठीक है, आप मेरा मेडिकल चेकअप करवाएं। अगर उसमें यह आया कि आपके जीजा ने ही मेरी इज्जत को लूटा है, तो फिर आप उन्हें सजा दिलवाएंगे या फिर मुझे अलग घर लेकर देंगे। मैं इस घर में उनके साथ अब और जिंदगी नहीं गुजार सकती। जबकि मेरे पति की हालत ऐसी थी कि जैसे उनके शरीर में जान ना हो। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीजा इस हद तक गुजर सकते हैं। सुबह उन्होंने मेरी बात मानकर मेरा मेडिकल चेकअप करवाया और उसमें यही आया कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है और करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे नंद के पति ही हैं। मेरे पति का गुस्सा अचानक बढ़ गया। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और घर आकर इतना शोर मचाया कि सब लोग चौंक गए। थोड़ी देर बाद जब मेरे नंदोई टहलते हुए घर में आए, तो अचानक मेरा देवर गुस्से से पागल हो गया। मेरे पति अभी भी अपनी माँ के पास बैठे थे, जबकि मेरे देवर ने उन्हें चंद ही पलों में धुन दिया। मेरी नंद भी उन्हें खौफनाक नज़रों से देख रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा कि मेरे पति को न मारो। वैसे वह हमेशा अपने पति का पक्ष लेती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल चुप थी। मेरे पति उठे और दोनों को अलग किया। इस दौरान मेरी नंद पूरी तरह चुप थी। मेरे पति ने अपनी बहन की तरफ देखा और बस इतना ही पूछा, हम लोग या फिर तुम्हारा पति? और मेरी नंद ने इस बार एक मिसाल कायम कर दी। उसने साफ कहा कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसने अपनी ही भाभी पर गलत नज़र रखी हो। ऐसे व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जबकि मेरे पति ने उसी पल अपने जीजा को धक्का देकर घर से निकाल दिया। मेरी नंद तुरंत ही मेरे गले से लग गई। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि जो लोग अपने घर के दामाद पर जान देते थे, उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि वे लोग खुद उनकी हरकतों से तंग आ चुके थे और इस हरकत ने उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। देवर की शादी के बाद मेरी नंद ने अपने पति से तलाक ले लिया था, जबकि 6 महीने होते ही मेरी सास ने उसके लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया था। लेकिन वह शादी जैसे झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब मैंने उसे समझाया कि आगे एक बहुत बड़ी जिंदगी है, तुम्हारा भी अधिकार है कि तुम अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताओ, तब कहीं जाकर वह इस चीज़ के लिए राजी हुई। और इस बार मेरे पति और मेरे देवर ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी बहुत धूमधाम से करवाई गई। उसका पति बहुत आत्मसम्मान वाला था।
मेरी सास ने हमेशा की तरह उसे घर झंवाई बनाने की इच्छा जताई, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर ही रहूंगा, घर जवाई की कोई इज्जत नहीं होती। जबकि मेरी ननद बहुत खुश थी, उसने तुरंत ही ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जबकि अब मैं शांत हो गई थी। जिस व्यक्ति को देखकर मेरा खून जलता था, वह हमारे घर से चला गया था। हाँ, इस बात का दुख जरूर था कि उस इंसान ने मेरी इज्जत खराब की थी, लेकिन पति की मोहब्बत और समझदारी की वजह से मैं इस बात को अपने दिमाग से निकल चुकी थी। हर एक बुरे सपने की तरह इस बात को भुला दिया था। मेरे पति ने भी कभी भूलकर इस बात का जिक्र नहीं किया था, और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।